दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हिबिकी नाम का एक ऑरालेस ब्रैट अनजान फैंटेसी वर्ल्ड में भटक रहा होता है। उसे याद नहीं कि वो वहां लैंड कैसे हुआ, लेकिन एक हॉट एल्फ मम्मी से चांस एनकाउंटर उसकी किस्मत बदल देती है। यहाँ उसे एक हिडन स्किल मिलती है जो लो की बड़ा गेम चेंजर है। हिबिकी असल में जापान का ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट है। हॉलीडेज शुरू होने से पहले वो लेट उठता है और एज फास्ट एज पॉसिबल स्कूल भागता है, पर क्लासरूम का दरवाजा खोलते ही उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। वो सीधा एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड के वास्ट ग्रासलैंड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो खतरनाक मॉन्स्टर से घिरा था। भाई राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, दरवाजा खोला और सीधा इसेकाई में ड्रॉप। हिबिकी को समझने का टाइम नहीं मिलता, तभी अचानक एक हॉर्न्ड रैबिट उसके पीछे पड़ जाता है, जिसकी आंखें डेविलिशली रेड होती हैं। उसे आइडिया नहीं था कि ये सींग वाला खरगोश उसके पीछे क्यों भाग रहा है। वो जान लगाकर भागता है। उसी वक्त एक्सीडेंटली उसके सामने रैबिट का मैजिकल स्टैट्स पेज ओपन हो जाता है। वहां वो क्लियरली देखता है कि वो खरगोश असल में सिर्फ लेवल 1 का मॉन्स्टर है। रैबिट अटैक के लिए हवा में जंप करता है, पर ठीक उसी वक्त हिबिकी को पैर स्लिप होता है और वो रास्ते से हट जाता है। रैबिट बैग को अपने हॉर्न्स से टीयर कर देता है, पर सींग वहीं फंस जाते हैं। हिबिकी बैलेंस लूज करके उस बीस्ट के ऊपर भारी वजन से गिर जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर की ऑन द स्पॉट पेटी बन जाती है। इस अजीब सिचुएशन से हिबिकी बुरी तरह ट्रॉमेटाइज होता है। वो मदद मांगने फोन निकालता है, पर अनजान जगह पर नेटवर्क सर्विस नहीं होती। वो शांत रहने का ट्राई करता है, तभी पेट से अजीब नॉइजेस आने लगती हैं, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो रैबिट को देखता है, पर रियलाइज होता है कि उसे पता ही नहीं कि खरगोश एडिबल है या नहीं। ऊपर से आग नहीं थी जिसके बिना उसको पका नहीं सकता था। पर उसी पल मैजिक दोबारा चलता है और रैबिट के स्टैट्स क्लियर हो जाते हैं। पता चलता है कि रैबिट इनफैक्ट एडिबल है और लोग इसका टेस्टी स्ट्यू बनाकर खाते हैं। सब जानकर भी हिबिकी खरगोश को बुचर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वो उसे बैकपैक में पैक करके बढ़ता है। चलते हुए वो समझने का ट्राई करता है कि उसकी यूनिक स्किल लिविंग थिंग्स पर वर्क करती है या नॉन लिविंग पर। टेस्ट करने के लिए वो बैकपैक का स्टैट चेक करता है, पर क्योंकि बैग इस वर्ल्ड का नहीं है, वो प्रॉपर स्टैट्स नहीं देख पाता। लिखा आता है कि बैग अननोन मटेरियल से बना है। यहां तो भाई उस स्कूल बैग का भी ओवरपावर्ड प्लॉट आर्मर निकल गया। परेशान हिबिकी आसमान की तरफ देखकर एबिलिटी चलाता है, पर मैजिक शो करती है कि अप्रेज करने के लिए कोई टारगेट नहीं है। फिर वो ग्राउंड की तरफ देखते हुए सेम स्पेल चलाता है। अचानक स्किल बड़ा नोटिफिकेशन दिखाती है कि ग्राउंड पर लेवल 273 का ओवरपावर्ड मॉन्स्टर मेज ईटर छिपा है। ये शॉकिंग इन्फो पढ़कर हिबिकी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो सिंपल जमीन को देखता है। इस खौफनाक नोटिफिकेशन को वो बार बार चेक ओवर करता है। हर सिंगल टाइम वही डरावना रिस्पॉन्स मिलता है। हिबिकी को लगता है कि शायद ये अनोखी एबिलिटी थोड़ी बगी है और ग्लिच है। शक दूर करने के लिए वो ट्राई करता है कि खुद के स्टैट्स चेक कर सके। रिजल्ट देखकर उसका दिमाग हैरत में डूब जाता है। उसकी एबिलिटी उसे अपने बारे में हर छोटी डिटेल क्लियरली दिखाती है और सारी इन्फो करेक्ट होती है। ये एक्यूरेट डेटा देखकर रियलाइज होता है कि स्किल बिना एरर वर्क कर रही है। फिर वो एक्सपर्ट आई नाम की दूसरी नई एबिलिटी चलाता है। वो सोचता है कूल दिखेगा, पर वो एबिलिटी बिल्कुल दूध निकलती है। यहाँ तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। इस फेल के बाद वो हड़बड़ाहट में मैप लोड करता है और मैप पर छोटा ग्लोइंग डॉट फॉलो करता है। लंबा सफर करके इवनिंग फॉल होने तक वो पथरीले कॉबलस्टोन रोड के करीब पहुंचता है। ये देखकर लड़का बहुत खुशी से एक्साइटेड हो जाता है। उसे उम्मीद मिलती है कि अब फाइनली अच्छी सिविलाइजेशन मिल जाएगी, पर इस एक्सट्रीम खुशी में वो गलती से बैलेंस बिगाड़ बैठता है और घास वाली पहाड़ी से लुढ़कते हुए कोल्ड कॉबल ग्राउंड पर धड़ाम से गिर जाता है। जब तक वो बेचारा ठीक से उठ पाता, उसे किसी जानवर के लो रोर में ग्राउल करने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर अपना सर उठाता है और नजारा देखकर हॉरिफाइड रह जाता है। उसके ठीक सामने विशाल जायंट डॉग मॉन्स्टर खड़ा था, जो भूखी नजरों से घूर रहा था। इस जानवर को इतने करीब देखकर हिबिकी बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी सडन मूवमेंट्स उस मॉन्स्टरस डॉग को भी हैरान कर देती हैं। इस घबराहट के बीच हवा को चीरते हुए एक तेज एरो आता है और डायरेक्टली डॉग के हेड में लगता है। वो तीर इतना जोरदार था कि उसने इंस्टेंट में डॉग का टिकट हमेशा के लिए काट दिया। भाई मौत आते ही इस लड़के का बफ ठीक टाइम पर एक्टिवेट हो जाता है। हिबिकी तुरंत पीछे मुड़कर देखता है कि तीर कहां से आया था। सामने नए मॉन्स्टर के बजाय एक्चुअल पर्सन को देखकर वो बहुत डिलाइटेड हो जाता है। एक लड़की चलते हुए उसके पास आती है और हिबिकी जान बचाने के लिए इमीडिएटली थैंक्स बोलता है। वो लड़की शांति से उसे घबराने से मना करती है और कामलेस से अपना प्यारा नाम एम बताती है।
एम को ध्यान से देखकर हिबिकी वंडर करता है कि क्या ये कोई फॉरेनर है, क्योंकि उसके कान काफी लंबे और पॉइंटेड थे। इससे पहले हिबिकी कुछ पूछ पाता, लड़की हैरानी से खुद पूछती है कि क्या हिबिकी सच में उन वास्ट ग्रासलैंड से निकलकर जिंदा आया है। हिबिकी घूरते हुए पूछता है, क्या वो एल्फ कॉस्प्ले करके आई है। एम क्लेम करती है कि उसे आइडिया नहीं है कि कॉस्प्ले क्या होती है। एम दोबारा पूछती है कि वो मेज ईटर जैसे ओवरपावर्ड जानवर के डेंजरस ग्रासलैंड में क्या कर रहा था। हिबिकी सफाई देता है कि वो क्लासरूम से वहां ट्रांसपोर्ट हो गया था। इसी बीच हिबिकी सीक्रेटली उसकी स्टैट्स चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो एक एक्चुअल एल्फ थी जिसकी एज 56 इयर्स थी। एमी की आवाज उसके ख्यालों का सिस्टम हैंग कर देती है। वो बताती है कि मेज ईटर एक भयंकर मॉन्स्टर है जो ग्रासलैंड की तरह कैमोफ्लाज करके बैठता है और बेहद डेंजरस होता है। वो क्लेम करती है कि ये डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बल्कि प्रे के गिरने का वेट करता है और फिर उसकी पेटी बना देता है। भाई क्या ही आलसी जानवर है। एमी उसे हक करती है और कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, जिंदा बचकर उसने अच्छा काम किया है। रात होते ही एमी टेस्टी रैबिट स्ट्यू प्रिपेयर करती है। खाने के बाद वो रिलैक्स होते हैं। एमी चाय ऑफर करके रैबिट के लिए थैंक यू बोलती है। हिबिकी मासूमियत से पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं और क्या उसने जापान के बारे में सुना है, पर एमी रिप्लाई करती है कि उसने ऐसी जगह कभी नहीं सुनी, लेकिन वो उसे उदास ना होने को कहती है और सेफ्टी के साथ सिटी ले जाने का प्रॉमिस करती है। आधी रात में सपना आने पर हिबिकी अचानक जाग जाता है। वो फोन चेक करके सोचता है कि क्या दोस्त परेशान होंगे। तभी उसकी नजर हवा में फ्लोट करते हुए ग्रीन लाइट ब्लॉब्स पर पड़ती है। नई ओवरपावर्ड एबिलिटी यूज करके वो चेक करता है। उसे रियलाइज होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव स्पेल है जिसे एमी ने खतरे का अलार्म बजाने के लिए सेट किया था। हिबिकी उठकर वॉक करने लगता है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सपना नहीं है। वो डेफिनेटली एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुका है जहां कुछ भी खतरनाक हो सकता है। पूरी सर्टेनिटी के साथ वो अपनी नई एबिलिटी को समझने लगता है, जो एक अप्रेजर की शक्ति थी। इस फैंटेसी दुनिया में ये जॉब क्लास रेयर नहीं मानी जाती थी। वो सोचता है कि यहाँ आकर भी वो एक एवरेज शॉर्ट किंग रह गया है जिसके पास कूल एबिलिटीज नहीं है। भाई इसका प्लॉट आर्मर लोड हो रहा है। वो इस डिप्रेसिंग थॉट को दिमाग से निकालकर वापस सोने चला जाता है। अगली सुबह जल्दी उठकर वो दोनों करीबी सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। घने फॉरेस्ट में वॉक करते वक्त हिबिकी कैजुअली क्लेम करता है कि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं। एमी स्वीटली स्माइल करके क्लेम करती है कि वो सरप्राइज्ड है कि वो इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस सेंस कर सकता है, पर हिबिकी रिप्लाई करता है कि वो कुछ सेंस नहीं कर सकता, बल्कि उसे ये अनोखी वर्ल्ड मैप स्किल से पता चल रहा है। ये सुनते ही एमी कंप्लीटली शॉक्ड होती है और हैरानी से दोबारा पूछती है। हिबिकी सीधा रिप्लाई करता है कि उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल मौजूद है। एमी एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में बताती है कि ये एक एल रैंक एबिलिटी है, जिसका मतलब है कि ये सुपर रेयर और ओवर पावर्ड पावर है। हिबिकी इसका अपील नहीं समझ पाता और क्लेम करता है कि ये सिर्फ लोकेशन दिखाता है। एमी रियलाइज करती है कि स्टूपिड लड़के को समझ नहीं आ रहा कि जिंदा रहने के लिए ये इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो क्लेम करती है कि कोई एडवेंचरर इस बफ के लिए पेटी बनवाने को तैयार हो जाएगा। एमी उसे गिल्ड और क्वेस्ट्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करती है। उसे समझ आ जाता है कि बिना नॉलेज के हिबिकी मेज मॉन्स्टर से एस्केप कर पाया। उस ओवरपावर्ड स्किल के बिना सनडाउन से पहले ही उसका टिकट कट चुका होता। उसके बाद हिबिकी कैजुअली वर्ल्ड मैप सिस्टम चेक करता है और एमी को बताता है कि आसपास एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट घूम रहा है। उसे लगता है कि ये बस एक और हॉर्नी रैबिट होगा, पर नाम सुनते ही एमी फ्लिप आउट होती है और चिल्लाकर पूछती है कि क्या सच में उसने क्रिस्टल हॉर्न रैबिट देखा है। हिबिकी मैप पर लोकेशन शो करता है और पूछता है कि क्या ये आम हॉर्न रैबिट से अलग होते हैं। एमी पूरे जोश में रिप्लाई करती है कि दोनों टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट बेहद रेयर होता है और इसके हॉर्न्स खतरनाक पॉइजन्स का क्योर बनाने में यूज होते हैं। भाई इनको जिंदा एटीएम मिल गया। एमी बताती है कि लकी डे पर इसकी मार्केट वैल्यू 200 गोल्ड कॉइन्स तक जा सकती है। ये बोलते ही वो हिबिकी का आर्म पकड़ती है और उस एक्सपेंसिव मॉन्स्टर की डायरेक्शन में भागने लगती है। कुछ मिनटों में उन्हें वो बीस्ट एक खुली जगह पर आराम से फॉरेज करते हुए क्लियरली दिख जाता है। हिबिकी ध्यान से देखकर रियलाइज करता है कि इस रैबिट का हॉर्न सच में डिफरेंट और शाइनी लग रहा था। हिबिकी उस खरगोश के स्टैट्स चेक करता है और एमी को बताता है कि उसके पास बच निकलने वाली एस्केप स्किल और प्रेजेंस डिटेक्ट स्किल मौजूद है। एमी उसे बताती है कि उसके पास खुद ओडर कट और साउंड कट जैसी स्पेशल स्किल्स है। हिबिकी इंप्रेस होता है, पर एमी हम्बली कहती है कि उसकी स्किल्स वर्ल्ड मैप स्किल के आगे कचड़ा है, जो किसी टारगेट को पिन पॉइंट कर सकता है। वो क्लेम करती है कि ऐसी ओवरपावर्ड एबिलिटी के साथ कोई पार्टी उसे खुशी से रखेगी, भले उसका रोल नॉन कॉम्बैट क्यों ना हो। ये मोटिवेशन देकर एमी तुरंत अपना बो निकालती है। वो विंड मैजिक यूज करके एक शक्तिशाली स्पिरिट एरो क्रिएट करती और पूरी स्ट्रेंथ के साथ शूट कर देती है। एरो साउंड की स्पीड से सीधा बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि तीर पहुंचे, रैबिट उसे स्पॉट कर लेता है और आंख झपकते ही डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर एमी डिफीट फील करती है, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट था और रैबिट ने उसे डॉज कर दिया। यहाँ एमी का सिस्टम हैंग हो गया। हार मानकर वो क्लेम करती है कि उन्हें रैबिट को छोड़ देना चाहिए, पर हिबिकी दिमाग लगाता है कि अगर रैबिट उस पर अटैक करे तो रैबिट एरो सेंस नहीं कर पाएगा।
एमी आईवी प्लांट से बेट करके एक मैजिक वॉल क्रिएट करती है। अचानक मूव से मॉन्स्टर घबरा जाता है। मुड़ने पर उसे हिबिकी का वीक ऑरा दिखता है। वो मॉन्स्टर टिकट काटने तुरंत हिबिकी पर रश करता है। ठीक उसी पल एमी बुशेस से बाहर आती है और परफेक्ट हेडशॉट मारकर उसका सिस्टम हैंग कर देती है। अचानक हिबिकी को सेफली लेवल अप का एक नोटिफिकेशन मिलता है। एमी हॉर्न ग्रैब करके क्लेम करती है कि वो अच्छी टीम बनाते हैं। उसी दिन बाद में वो रूएल सिटी के गेट्स पर अराइव करते हैं। अंदर एमी रियलाइज करती है कि हिबिकी अजीब लग रहा है, इसलिए उसे मैजिकल क्लोक से कवर कर देती है। वो बताती है कि हॉर्न सेल करके जो पैसा मिलेगा उससे वो नए कपड़े और आर्म्स अरेंज कर लेंगे ताकि आगे उनकी पेटी ना बने। हमारा हीरो हिबिकी मासूमियत से एमी से पूछता है कि 200 गोल्ड कॉइन्स की आखिर क्या वैल्यू होती है। ये अजीब सवाल सुनकर एमी को गहरा झटका लगता है। वो सोचती है कि इस दुनिया में कैसा अनजान इंसान है जिसे करेंसी का आइडिया नहीं। बिना वक्त बर्बाद किए हिबिकी चतुराई से अपनी ओवर पावर्ड स्किल का इस्तेमाल करके रियलाइज करता है कि 200 गोल्ड कॉइन्स लगभग 10,000 के बराबर होते हैं। जब वो रकम पर सोच रहा था, एमी उसके करीब आती है। वो प्यार से उसके चेहरे को छूकर वार्निंग देती है। एमी समझाती है कि भले ही वो इस दुनिया में नया है, पर उसे सबके सामने ऐसी नासमझी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। अगर उसने अपना क्लूलेस करतब बंद नहीं किया तो शातिर लोग मासूमियत का गलत फायदा उठाएंगे और उसका टिकट कट जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों विशाल एडवेंचरस गिल्ड में दाखिल होते हैं। वहां काफी शोर शराबा था। गिल्ड के बहुत सारे लोग एमी को जानते थे। उसे देखते ही लोग उत्सुकता से आगे आकर पूछने लगे कि क्या आखिरकार उसने किसी के साथ नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पीछे खड़े छोटे हिबिकी पर पड़ती है तो वो सब अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। वो मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि क्या अब उसने मॉन्स्टर से लड़ने के बजाय बेबी सिटिंग के घटिया गिग्स लेने शुरू कर दिए हैं। ये बकवास सुनकर एमी का दिमाग गुस्से से गर्म हो जाता है। वो भड़कते हुए उन सबको मुंह बंद रखने को कहती है। वो साफ क्लियर करती है कि भले ही हिबिकी बच्चे जैसा लगता हो, पर वो असल में एक पूरा अडल्ट मर्द है। बस उसकी हाइट वर्टिकली चैलेंज्ड है। भाई क्या ही गजब का यूजलेस एक्सक्यूज दिया है। इसी गर्मा गर्मी में एक दूसरी एडवेंचरर पार्टी से शांत लड़का आगे आता है। वो उन हंसने वाले लोगों को पीछे हटने को कहता है और दूसरों को रिस्पेक्ट सिखाने की हिदायत देता है। वो शख्स प्यार से हिबिकी के शोल्डर पर थपथपाता है और समझाता है कि उनकी बातों को दिल पर ना ले। ये एडवाइस देकर वो लड़का वहां से निकल जाता है। एनी धीमी आवाज में इन्फॉर्म करती है कि वो शानदार लड़का शहर की सबसे शक्तिशाली पार्टी का हिस्सा है, जिसे सिल्वर बैनर कहते हैं। इसके बाद वो सीधा रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम जूएल था। जूएल को देखते ही हिबिकी का सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं बल्कि बीस्ट वुमन थी। जूएल एमी को पहचानती थी और पूछती है कि आज आखिर क्या चाहिए। एमी बताती है कि वो यहाँ सामान सेल करने आई है, इसलिए उसे एक सेपरेट प्राइवेट रूम चाहिए। जूएल उन दोनों को रिस्पेक्टफुली शांत कमरे में ले जाती है। कमरे में दाखिल होते ही हिबिकी की आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं। सामने एक विशाल पत्थर जैसा आदमी खड़ा था, जिसकी बॉडी किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह सुपर रिप्ड थी। उस आदमी की विशाल फिजिक को देखकर हिबिकी इंस्टेंटली इंप्रेस होता है और उसकी बॉडी की ग्लेजिंग करना शुरू कर देता है। हिबिकी की तारीफ सुनकर वो आदमी इतना खुश हो जाता है कि जोश में आकर अपने ही कपड़े बुरी तरह फाड़ देता है। ये सब इसलिए ताकि हिबिकी को मसल्स का क्लियर व्यू मिले। भाई ये क्या लॉजिक है? यहाँ फैंटेसी इसेकाई चल रहा है या सस्ता जिम प्रमोशन? वहीं खड़ी एमी और जूल इस क्रिंज नजारे को डिस्गस्ट से घूर रही होती हैं। बेल खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हिबिकी मासूमियत से पूछता है कि क्या वो मसल्स टच कर सकता है और वर्कआउट प्लान्स मांगता है ताकि वैसा बफ शरीर बना सके। दोनों लड़कियां गुस्से में अपनी ओवर पावर्ड मैजिक यूज करके उन्हें एक झटके से जमीन पर पटक देती हैं। जमीन और फ्लोर साफ होने के बाद सब टेबल पर बैठते हैं। एमी गर्व के साथ वो क्रिस्टल हॉर्न टेबल पर रखती है। इसे देखते ही बेल पागल हो जाता है और क्लेम करता है कि ये 3 साल पुराने वाले से भी विशाल है। ये देख एमी पूछती है कि बेल कितना पे करेगा। उसे हैरान करते हुए बेल क्लेम करता है कि वो इसे 400 गोल्ड कॉइन्स मिलेगा, जो उम्मीद से डबल था। हिबिकी सोचता है कि डील अच्छी है, पर शॉक तब लगता है जब एमी ऑफर रिजेक्ट करती है। वो प्राउडली बोलती है कि वो जानती है कि पुराना हॉर्न 230 कॉइन्स में बिका था। एमी क्लेम करती है कि लाया गया हॉर्न पुराने वाले से 3 गुना बड़ा है, इसलिए वो शिकायत करती है कि गिल्ड मास्टर सिर्फ डबल प्राइस दे रहा है। वो शर्त रखती है कि हॉर्न 3 गुना बड़ा है तो उसे 800 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। भाई इसका मैथ तो प्लॉट आर्मर से भी खतरनाक है। 230 का 3 गुना 800 कब से होने लगा? पर हिबिकी चुप रहना बेहतर समझता है। बेल 550 कॉइन्स का ऑफर देता है। काफी बहस के बाद एमी 780 कॉइन्स की काउंटर ऑफर रखती है। बेल क्लेंच्ड फिस्ट से 700 गोल्ड कॉइन्स देता है और एमी डील लॉक करती है। डील पक्की होने पर एमी खुश थी, पर जूल अम्यूज नहीं थी।
वो स्केरली स्माइल देती है और बेल को बताती है कि क्योंकि उन्होंने बजट ओवरस्टेप किया है, वो एक्स्ट्रा पैसा उसकी अगली सैलरी से काट लेगी। ये सुनकर बेल सदमे में चला जाता है। जूल चिल्लाते हुए कहती है कि एक डम बैस गिल्ड मास्टर जिसे हैगल करने से पहले बजट याद नहीं रहता, उसके लिए यही परफेक्ट सजा है। दूसरी तरफ एमी एक्साइटेड थी कि पैसे देखने के बाद हिबिकी पार्टी में शामिल होने की रिक्वेस्ट करेगा, पर हिबिकी शांत रहता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। हिबिकी उन दोनों को बहस करने छोड़ देता है। वो अकेला नीचे जाता है और जब टेबल पर वेट कर रहा होता है, अचानक उसे दिमाग में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे डर लगता है कि क्या वो स्किज़ो हो गया है, पर जल्द ही यकीन होता है कि कोई अनजान शख्स दिमाग में बात कर रहा है। पता चलता है कि ये इस फैंटेसी वर्ल्ड का लिटरल भगवान है। गॉड बताता है कि उसने हिबिकी को ट्यूटोरियल जैसी एबिलिटी दी है। इस एबिलिटी से वो इस दुनिया के बारे में आराम से सीख सकता है। भगवान समझाता है कि वो हर वक्त बातें नहीं कर सकता और सिर्फ कभी कभी कांटेक्ट कर पाएगा, पर वो प्रॉमिस करता है कि वो पूरी मदद करेगा ताकि हिबिकी इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रह सके। बिना कुछ और डिटेल एक्सप्लेन किए वो गायब हो जाता है और बेचारा हिबिकी सवालों के साथ वहीं छूट जाता है। हिबिकी उस गॉड को पुकारता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक उसी वक्त एमी आती है और एक गिल्ड मेंबर उसे एनवेलप थमा देता है। वो बताता है कि एमी के लिए डेजिग्नेटेड क्वेस्ट आई है। लेटर पढ़ते ही एमी का डिमीनर चेंज हो जाता है। वो हिबिकी को बताती है कि उसे तुरंत टाउन से निकलना पड़ेगा। वो मिशन खतरनाक है जिसमें पेटी बन सकती है, इसलिए वो उसे साथ नहीं ले जाएगी। हिबिकी समझकर वादा करता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था, पर उसे लगा कि उसने एमी को बहुत ट्रबल किया है। एमी श्योर नहीं थी और बताती है कि उसने जूल को नजर रखने को बोला है। फिर पूछती है कि आगे का उसका एग्जैक्ट प्लान क्या है। हिबिकी स्माइल करके रिप्लाई करता है कि वो एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करने का प्लान बना रहा है। उसने बोर्ड पर देखा था कि कुछ क्वेस्ट्स नॉन कॉम्बैट रोल्स ले सकते हैं। एमी उसे केयरफुल रहने की हिदायत देती और एक हाउस का मैप थमा देती है जहां वो रुक रही थी। वो कहती है कि वो वहां सो सकता है और उसे टानिया से मिलने को कहा। वो जल्द मिलने का वादा करती है और दोनों अलग हो जाते हैं। एमी तेजी से एग्जिट गेट की तरफ भागती है जहां वो ब्लैक बालों वाली अनजान लड़की से टकराकर उसे नीचे गिरा देती है। वो माफी मांगते हुए क्लेम करती है कि उसे शॉर्ट नोटिस पर अपने देश वापस जाना था, इसलिए जल्दी में थी। वो लड़की इंटरेस्टेड लगती है और बताती है कि ये बड़ा कोइंसिडेंस है क्योंकि वो भी एल्फ कंट्री जाने वाली थी। वो पूछती है कि क्या दोनों साथ आगे जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी में इवनिंग पूरी तरह से फॉल हो जाती है। एमी के बिना हिबिकी पूरी तरह लॉस्ट फील करता है। उसने पूरा वक्त बेड पर बर्बाद कर दिया और भगवान भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। डोर नॉक से उसके ख्यालों का सिस्टम टूट जाता है। तान्या अंदर आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो बताती है कि डिनर सर्व होने वाला है और नीचे बुलाती है। हिबिकी उठकर बैठ जाता है और दिमाग में कैलकुलेशन करता है कि उसे जल्द कुछ काम ढूंढना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पैसे कब तक चलेंगे। वो स्टैट्स चेक करता है और रियलाइज करता है कि सोलो कॉम्बैट में जाना बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन उसके पास एक अनोखी स्पेशल एबिलिटी थी जो मेडिकल बुक्स रीड करके उन्हें डायरेक्टली दिमाग में मेमोराइज करने का बफ देती थी। बिना वक्त बर्बाद किए वो इमीडिएटली उस नई स्किल का पूरा यूज करता है और मैजिक से सामने मेडिकल बुक अपीयर हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो बुक पढ़ पाता, पूरा लॉजिक ही घूम जाता है। किताब पढ़ने के बजाय वो मैजिक बुक एक जोरदार झटके से सीधा हिबिकी के दिमाग के अंदर शूट हो जाती है। इस खौफनाक इंसिडेंट से बेचारे लड़के का दिमाग पूरी तरह वायलेट और हैंग हो जाता है। मेडिकल बुक दिमाग में शूट होने के बाद पूरे 2 दिन तक ये खौफनाक डाउनलोडिंग प्रोसेस चलता ही रहता है। भाई लगता है राइटर ने द मैट्रिक्स मूवी कुछ ज्यादा ही बार देख ली थी। एक सुबह आखिरकार ये दर्दनाक सिस्टम अपडेट खत्म होता है। हिबिकी उठता है और नई मेडिकल नॉलेज के साथ आगे का रास्ता सोचता है। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि उसे ढंग की शॉपिंग करनी चाहिए ताकि वो इस अनजान दुनिया में अजीब ना लगे। पहला स्टेप एक करीबी आर्मरी विजिट करना था। वहां से वो काफी सारा बेसिक और नॉर्मल दिखने वाला गियर खरीदता है। इस गियर का मेन मकसद यही था कि वो आम लोगों के बीच इजीली ब्लेंड इन कर सके और किसी को उसके कपड़ों पर शक ना हो। आखिर उसे अपना ओवरपावर्ड स्टेटस थोड़ा छुपा कर रखना था। शॉपिंग के बाद हिबिकी सीधा एडवेंचरर गिल्ड निकल पड़ता है। उसका मकसद वहां आसान क्वेस्ट्स ढूंढना था। लेकिन इससे पहले कि वो गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट ज्यूल से बात कर पाता, अचानक गिल्ड का भारी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता है। वहां मशहूर सिल्वर बैनर पार्टी दाखिल होती है। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि किसी ओवरपावर्ड मॉन्स्टर ने उनकी पेटी बना दी है। वो सब बुरी तरह पीटे हुए और थके हारे लग रहे थे। तभी हिबिकी की नजर पार्टी के सिल्वर बालों वाले लड़के पर पड़ती है। ये वही लड़का था जिसने पिछली बार हिबिकी से प्यार से बात की थी, लेकिन आज वो बुरी तरह इंजर्ड था। जैसे ही घायल लड़का दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिरता है, हिबिकी देखता है कि उस लड़के का एक पूरा हाथ मिसिंग था। भाई, आधी पार्टी का सिस्टम ही हैंग हो गया है। अपने भाई की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर ज्यूल घबरा जाती है। वो रोते हुए बताती है कि बेस्ट हीलर गिल्ड मास्टर टेल से बाहर है।
वो पूछती है कि क्या उन्होंने कोई और हीलिंग मैजिक ट्राई किया, पर बचे हुए मेंबर्स उदासी से सिर हिलाते हैं और क्लेम करते हैं कि मैजिक काम नहीं कर रहा। हिबिकी सोचता है कि क्या वो नई नॉलेज से इस बेचारे की जान बचा सकता है। वो आगे बढ़कर मदद की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पार्टी की गुस्से वाली लड़की भड़क जाती है। वो क्लेम करती है कि उनको एक्सपर्ट हीलर चाहिए, ना कि किसी रैंडम अप्रेजर की मदद। भाई, इस लड़की को नहीं पता कि सामने खड़ा लड़का खुद एक चलता फिरता प्लॉट आर्मर है। हिबिकी शांति से बताता है कि उसने मेडिसिन पर किताबें पढ़ी हैं और वो ट्राई करेगा। जब वो लड़के को एग्जामिन करता है तो उसे एबिलिटी से रियलाइज होता है कि हाथ कटने के अलावा शरीर में एक खतरनाक पॉइजन तेजी से फैल रहा है। यही वजह थी कि नॉर्मल हीलिंग फेल हो रहा था। लेकिन हिबिकी के पास उस जहर को क्लीन करने के लिए रिक्वायर्ड माना नहीं था। वो तुरंत पूछता है कि क्या किसी के पास माना ट्रांसफर एबिलिटी है। बदकिस्मती से किसी के पास ऐसी रेयर स्किल नहीं थी। हिबिकी को रियलाइज होता है कि लड़के का टिकट कट सकता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसके पास एक हिडन एबिलिटी है जिससे वो दूसरों से माना एब्जॉर्ब करके अपना माना इंक्रीज कर सकता है। ये प्लान सुनकर लड़के की पार्टी और रो रही ज्यूल तुरंत अपना पूरा माना हिबिकी को ट्रांसफर करने को एग्री होते हैं। जल्दी ही हिबिकी सभी लोगों से आने वाले विशाल माना को अपने अंदर चैनल करता है। पूरा माना इकट्ठा होते ही वो एक बेहद हाई लेवल और ओवर पावर्ड हीलिंग स्पेल कास्ट करता है। ये स्पेल इतना शक्तिशाली था कि लड़के के शरीर से जहर को 1 सेकंड में कंप्लीटली रिमूव कर देता है। जहर निकलते ही हिबिकी बिना रुके दूसरा हाई लेवल स्पेल यूज करता है। ये दूसरा स्पेल एक चमत्कार की तरह काम करता है और कटे हुए लिम्स को वापस रीग्रो कर देता है। देखते ही देखते लड़का फुल हेल्थ में वापस आ जाता है। ये नज़ारा देखकर सबका सिस्टम हैंग हो जाता है। लेकिन जीत का जश्न मनाने से पहले इतने विशाल माना को हैंडल करने का एफर्ट उसके लो लेवल शरीर पर भारी पड़ता है। वो थककर बेहोश होकर गिर पड़ता है। घंटों बाद आंखें खुलती हैं तो खुद को गिल्ड के प्राइवेट रूम में पाता है। वहां ज्यूल आती है और जान बचाने के लिए दिल से थैंक्स बोलती है। पता चलता है कि घायल लड़के का नाम जेड है और वो ज्यूल का सगा भाई है। इसके बाद ज्यूल सीरियस होकर समझाती है कि उसने जो हाई लेवल हीलिंग एन्चांटमेंट्स यूज किए हैं वो इस सिटी में किसी ने नहीं सुनी है। वो इतनी रेयर हैं कि अगर खबर बाहर फैल गई तो खतरनाक लोग ताकत का गलत फायदा उठाएंगे और उसका टिकट कट जाएगा। ज्यूल एडवाइस देती है कि फिजिकल सेफ्टी के लिए बेहतर यही होगा कि वो ताकतवर बॉडीगार्ड हायर कर ले। वो स्पेसिफिकली सजेस्ट करती है कि हाफ बीस्ट फाइटर उसके लिए बेस्ट रहेगा। इस रिकमेंडेशन पर एक्शन लेते हुए हिबिकी बॉडीगार्ड की तलाश में डेबी कंपनी निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। ये जगह डार्क स्लेव हाउस के बजाय एक लग्जूरियस रॉयल एस्टेट लग रही थी। अंदर दाखिल होते ही मालिक अजरथन डेबी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन फॉर्मेलिटीज खत्म होते ही डेबी अचानक हिबिकी के करीब आकर कुत्ते की तरह उसकी स्मेल स्निफ करने लगता है। भाई, क्या घटिया और क्रिंज लॉजिक है ये। असल में डेबी अपने पावर्स से स्मेल कर सकता था कि हिबिकी आगे चलकर एक वैल्यूएबल क्लाइंट बनेगा। अपनी लालची आदत के चलते डेबी तुरंत हिबिकी को अपने सबसे बेहतरीन और मस्कुलों से भरे बॉडीगार्ड्स दिखाना शुरू कर देता है। उसे लगता था कि हिबिकी को यही पसंद आएंगे, लेकिन हिबिकी उन सभी पहलवानों को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। ऐसा नहीं था कि हिबिकी को फिजिकल स्ट्रेंथ की परवाह नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि इन बॉडीगार्ड्स के पास मैजिकल माना बिल्कुल नहीं था। हिबिकी को नए मैजिक चलाने के लिए फ्यूचर में माना की डेस्परेटली जरूरत थी। अगर बॉडीगार्ड माना नहीं दे पाएगा तो इमरजेंसी में वो क्या करेगा। इसी दौरान डेबी तय करता है कि वो कुछ और प्रीमियम बॉडीगार्ड्स दिखाएगा। ठीक उसी समय गॉड की आवाज आती है जो एडवेंचरर को बताती है कि खुद बाहर जाकर बॉडीगार्ड ढूंढे, पर हिबिकी आवाज इग्नोर करता है। हिबिकी चुपचाप अप्रेजर स्किल को डेबी पर यूज करता है। स्टैट्स देखकर पता चलता है कि इस आदमी के पास एक वियर्ड एबिलिटी है जिसे सेंस फॉर मनी कहा जाता है। यही वजह थी कि डेबी पोलाइट बिहेव कर रहा था। आगे चलते हुए हिबिकी इस मैनर के एक अजीब सेक्शन पर ध्यान देता है। डेबी कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि ये वही जगह है जहां खराब स्पेसिमेंट्स को रखते हैं जो बैटल के लिए अनफिट होते हैं। उस कॉरिडोर में चलते हुए हिबिकी की नजर अचानक एक टूटे फूटे केज पर पड़ती है। उस केज के अंदर एक बेहद डरावना वुल्फ मैन और मासूम सी लिटिल गर्ल कैद थे। हिबिकी देखता है कि वुल्फ मैन के दोनों हाथ और एक पैर पूरी तरह मिसिंग थे। वहीं वो छोटी लड़की डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। डेबी बताता है कि वुल्फ मैन इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में रैम्पेज पर गया था। उनके मैजिकल स्टैट्स फॉल्स दिख रहे थे। तभी हिबिकी अपना SSS रैंक का ओवर पावर्ड एक्सपर्ट आई यूज करता है और असली स्टैट्स रिवील कर लेता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में उसका अस्तित्व एक जायंट चीट कोड बन चुका है। अप्रेज करने पर पता चलता है कि वुल्फमैन का असली नाम क्लॉड एब्रिस है। उसकी उम्र 26 साल है और वो एक लेवल 15 का नाइट है। हिबिकी को उसके स्टैट्स में इमूवेबल चेन नाम की एक क्यूरियस स्किल मिलती है जो सच में खतरनाक श्राप था। हिबिकी ज्यादा पढ़ने के मूड में नहीं था, पर आगे जांच करने पर होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि क्लॉड एक लेवल 95 का हीरो भी है। सिस्टम हैंग है। भाई, गुलाम इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
उसके बाद वो अपनी नज़र उस मासूम लड़की पर घुमाता है। उसकी जांच करने पर पता चलता है कि उसका नाम लिलियन रूज है और वो बाय प्रोफेशन एक सेज है। दिमाग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आने से लड़के का सर दर्द से फटने लगता है, लेकिन डेटा पढ़ते हुए उसे एक शॉकिंग चीज मिलती है कि लिलियन के पास रेजिंग सैंक्चुरी नाम की एक डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी मौजूद है। असल में ये स्किल एक परीक्षा है जो खुद भगवान ने उसके ऊपर डाली है, जिससे पेटी बन सकती है। वाह भाई, इस पावर को आम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता और अंत में ये उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। हिबिकी सोचता है कि भगवान आखिर इतनी छोटी बच्चे के साथ इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, लेकिन सपो यानी भगवान का एटीट्यूड बिल्कुल कैजुअल रहता है, क्योंकि सेज को ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब हिबिकी तय करता है कि क्लॉड और लिलियन उसके बेहतरीन बॉडीगार्ड साबित होंगे, क्योंकि दोनों के पास विशाल मैजिकल माना था। हालांकि उसे क्लॉड के अनजान कर्ज पर हिचकिचाहट थी, तभी सपो अचानक सजेशन देकर रिलीफ मेजर स्किल यूज करने को कहता है। वाह, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये अनोखी स्किल क्लॉड पर लगे उस श्राप को हटा देगी। अपना दिमाग पक्का करके हिबिकी तुरंत क्रीपी डेबी के पास जाता है और अपनी अजीब चॉइस पूरे कॉन्फिडेंस से कंफर्म करता है। ये सुनते ही लालची आदमी ज्यादा एक्साइटेड होकर रिएक्ट करता है। हिबिकी जैसे प्रॉफिटेबल क्लाइंट को ऐसी खरीदते देख डेबी को लगता है कि ये उसकी जिंदगी का बेहतरीन दिन है। हिबिकी को आभास होता है कि ये जगह सेफ नहीं है, इसलिए वो वहां से नए बॉडीगार्ड्स के साथ एकदम से तुरंत बाहर निकल पड़ता है। चलो जी, टाउन के बाहर एक शांत जगह पर पहुंचकर आखिरकार उसे क्लॉड और लिलियन से आराम से बात करने का मौका मिलता है। वो उन्हें साफ शब्दों में क्लियर करता है कि वो उस लड़की के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, बल्कि उसके पास क्लॉड के बेहतर फ्यूचर के लिए एक सॉलिड प्लान मौजूद है। ये बातें सुनकर क्लॉड अंदर ही अंदर बेहद अनकंफर्टेबल और सस्पिशियस फील करने लगता है, लेकिन असल में लड़का तो सिर्फ अपनी हीलिंग एबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। उसे बस आगे के इस काम में लिलियन की छोटी मदद चाहिए थी। वो चाहता था कि वो क्लॉड के मिसिंग हाथ और पैर वापस जोड़ सके। ये सुनकर लिलियन खुश होकर मदद करने को तैयार हो जाती है। हालांकि उन्हें मिले सिर्फ 1 घंटा गुजरा था। इस पूरे डरावने वक्त में क्लॉड ने अपनी जान पर खेलकर लिलियन को सेफ रखा था, इसलिए अब वो एहसान चुकाना चाहती थी। लड़का लिलियन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मैजिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर ले ताकि माना सीधा उसके शरीर में ट्रांसफर हो पाए। ये गजब है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली सेट होते ही लड़के के पास परफेक्ट हील एबिलिटी यूज करने के लिए रिक्वायर्ड माना आ जाता है। इस ओवर पावर्ड बफ का यूज करके वो क्लॉड की टूटी बॉडी ठीक करने का फैसला करता है। जैसे ही वो मैजिकल स्पेल एक्टिवेट करता है, अचानक इंटेंस रोशनी का फ्लैश क्लॉड के शरीर को घेर लेता है। दर्द के मारे वुल्फमैन जोर से चीखता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर अपनी फॉर्म और ग्लोरी में जादू की तरह रिस्टोर हो जाता है। लिलियन अमेज होती है कि उसका बिलवेड क्लॉड अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ चुका है। सच, इस काइंडनेस के एक्ट ने यह साबित कर दिया कि हिबिकी उनका टिकट नहीं काटने वाला है और क्लॉड धीरे धीरे ओपन अप होने लगता है। फिर लड़का पूछता है कि क्या वो अब बेहतर फील कर रहा है। हालांकि वुल्फमैन को अपनी पूरी ताकत वापस पाने में समय लगेगा, पर वो शरीर में रिमार्केबल चेंज जरूर महसूस करता है। हिबिकी समझता है कि क्लॉड को वक्त लगेगा, क्योंकि उस पे एक अनजान कर्स लगा है जो उसकी ताकत को आगे बढ़ने से रोकता है और लिमिट सेट करता है। ऐसे खुलेआम बात करने से प्रॉब्लम हो सकती थी भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि कर्स एक सीक्रेट होना चाहिए था। वुल्फमैन लगभग रो पड़ता है जब उसे पता चलता है कि किसी को उसके कर्स का पता है। लड़का ये भी रिवील करता है कि फ्यूचर में लिलियन एक सेज बनेगी। ये बातें सुनकर क्लॉड बुरी तरह फ्रीक आउट होने लगता है कि इस छोटे बच्चे को इतना सब कैसे पता है। तभी लड़का बिना सोचे बोल पड़ता है कि खुद भगवान ने उसे एक्सपर्ट आई एबिलिटी दी है। ये डिवाइन पावर पाना किसी भी मॉर्टल के लिए इम्पॉसिबल चीज थी और इसने उसका पूरा प्लॉट आर्मर पूरी तरह जगाया। अब हिबिकी डिटरमाइंड होकर क्लॉड का श्राप हटाने के लिए लेवल 1 रिलीफ मेजर स्किल एक्टिवेट करता है। स्किल चलते ही क्लॉड के मैसिव बॉडी पर कई टाइट चेन्स दिखाई देती हैं। फिर आसमान में एक विशाल सिजर अपीयर होती है, पर शॉक की बात यह थी कि वो बड़ी सिजर सिर्फ एक चेन को ही तोड़ती है, जिससे हिबिकी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। वो सारी चेन्स तोड़ना चाहता था, पर लेवल 1 स्किल सिर्फ इतना ही कर सके। फिर भी ये बड़ा चमत्कार देखकर क्लॉड अंदर से बेहद ग्रेटफुल फील करता है और सामने आगे झुक जाता है। वो नए मास्टर के सामने नील डाउन होकर अपनी पुरानी रूडनेस के लिए सच्चे दिल से माफी मांगता है। अब उस वुल्फमैन के दिल में मास्टर के लिए सिर्फ काइंडनेस थी। खुशी में वो सेरेमनी ऑफ एलिजियंस की मांग करता है, जिससे अनब्रेकेबल बॉन्ड बनता है। हिबिकी अग्री करता है, पर सपो कॉन्ट्रैक्ट स्किल यूज करने का स्मार्ट सजेशन देता है, जिससे म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बने। कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनकर क्लॉड खुशी के आंसू बहाने लगता है। आसमान से गोल्डन लाइट गिरती है और चमकती गोल्डन स्वॉर्ड शोल्डर पर रखते ही एलिजियंस का प्यारा रिचुअल पूरा होता है। गजब, उन दोनों के हाथों में लाइट स्पिरिट्स का ग्लोइंग क्रेस्ट चमकने लगता है। दूसरी तरफ अमालिया अपनी वियर्ड मेड स्टेलिया के साथ वापस लौट रही थी, जिसे उसका अजीब ऑब्सेशन हो चुका था। अमालिया दोस्तों के साथ हॉट स्प्रिंग जाना चाहती थी, पर स्टेलिया को इवाल का वहां आना पसंद नहीं था। फिर भी अमालिया दोस्ती की खातिर सबको जबरदस्ती हॉट स्प्रिंग्स भेजती है।
वापस बाहर लड़का क्लॉड और लिलियन से उनके नए रूल्स डिस्कस करके कॉन्ट्रैक्ट सेट करता है और उसकी ग्रिमॉयर स्किल लेवल अप हो जाती है, जिससे सिस्टम पूरी तरह से एकदम पावर अप है। मजा। जब हिबिकी अकेले में सांपों से बातें कर रहा होता है तो क्लॉड उसे अजीब नजरों से घूरता है। क्लॉड को लगता है कि उसका नया मास्टर या तो पागल हो चुका है या किसी इनविजिबल एंटिटी से बातें कर रहा है। जब लड़का शांति से रिवील करता है कि उसे एक मिस्टीरियस आवाज से बात करता है जो उसे हमेशा गाइड करती है, तो क्लॉड सारे डॉट्स तेजी से कनेक्ट करता है। वो सीधा पूछता है कि क्या लड़के के पास ट्यूटोरियल नाम की ओवरपावर्ड स्किल और वॉन्डरर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड जैसा रेयर टाइटल मौजूद है। ऐसा लग रहा था जैसे क्लॉड को इस अनजान इसेकाई हीरो के बारे में पहले से काफी कुछ मालूम था। इस वुल्फमैन ने दूसरी फैंटेसी दुनिया के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं, पर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रियल होती हैं। जब उसे मास्टर की इन भगवान की दी हुई स्पेशल स्किल्स के बारे में पता चलता है तो वो एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन रिवील करता है। क्लॉड पूरे कॉन्फिडेंस से बिलीव करता है कि लड़के की पावर सीधा इस दुनिया के चीफ गॉड से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। क्लॉड बताता है कि इस जगह टोटल 11 गॉड्स हैं और उनका चीफ गॉड शक्तिशाली होने के साथ एक नंबर का इडियट भी है। भाई, इस एनिमे में तो भगवान को भी ट्रोल कर दिया। ये सुनकर लड़का डीपली वंडर करता है कि क्या उस मासूम लिलियन के ऊपर लगा वो खतरनाक कर्ज भी उस बेवकूफ चीफ गॉड की ही हरकत थी। बेचारी लिलियन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई श्राप उसके ऊपर लगा हुआ है। तो जब इस मासूम लड़की को अचानक पता चलता है कि उसकी अपनी मैजिकल पावर्स ही एक दिन उसका टिकट काट देंगी, तो वो डर के मारे बुरी तरह क्रैश आउट हो जाती है। लड़के को एहसास होता है कि उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, पर अब काफी देर हो चुकी थी। तभी क्लॉड दिमाग लगाकर बोलता है कि लिलियन का ये डेडली श्राप शायद चीफ गॉड नहीं बल्कि मैजिक गॉड से रिलेटेड है। ठीक उसी वक्त ऊपर हेवेंस में गॉड ऑफ मैजिक की खतरनाक एंट्री होती है। वो गुस्से में आग बबूला थी और उस बेवकूफ चीफ गॉड से बदला लेने के लिए डिटर्मिन्ड थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी नॉनसेंस बकवास लगातार करता रहता था। अगले ही पल लड़के का दिमाग एक भयंकर बैटल अरीना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे अपने ही सर के अंदर गॉड ऑफ मैजिक द्वारा चीफ गॉड को बुरी तरह पीटने की आवाजें क्लियरली सुनाई देती हैं। ये नई देवी पहले वाले भगवान के कंपैरिजन में फार मोर प्राउड और कोल्ड नेचर की थी। गॉड ऑफ मैजिक अहंकार के साथ रिवील करती है कि उसी ने लड़के को वो रेयर ग्रिमोर एबिलिटी प्रदान की है ताकि वो फ्यूचर में उस सेज लड़की लिलियन की मदद कर सके। पर वो कोई ऐसी दयालु देवी नहीं थी जिसकी रोज पूजा की जा सके। लड़के से बात करने के बाद वो वापस चीफ गॉड को ब्रूटली टॉर्चर करना शुरू कर देती है और बेचारा हीरो बिना किसी गलती के अपने सर के अंदर इन सारी आवाजों का भयंकर टॉर्चर सहने के लिए पूरी तरह मजबूर हो जाता है। यहाँ उसका सिस्टम हैंग होना तय था। जब दिमाग का ये शोर थोड़ा शांत होता है तो लड़का आखिरकार अपनी उस नई ग्रिमोर स्किल को तुरंत एक्टिवेट करता है। स्किल चलते ही एक बेहद क्यूट और फ्लफी व्हाइट कैट उसके सामने अचानक अपीयर होती है और ध्यान से घूरती है। ये मैजिक अजीब था। इस अडोरेबल छोटी सी क्रीचर का नाम वीन था और टेक्निकल टर्म्स में यही क्यूट बिल्ली असल में वो शक्तिशाली ग्रिमोर थी। भाई, लगता है राइटर ने सच में दिमाग घर पर छोड़ दिया है। एक आम बिल्ली कब से ग्रिमोर बनने लगी। खैर, लिलियन और लड़का इस क्रीचर की क्यूटनेस पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं, पर इन दोनों को बिल्ली के साथ इतना प्यार लुटाते देख क्लॉड बुरी तरह से जेलस फील करने लगता है। जब भी लड़का प्यार से वीन को पेट करता है, वो अपने पीछे खड़े क्लॉड का डराना ऑरा तेजी से चेंज होते हुए साफ महसूस कर सकता था। जैसे ही उनका पेटिंग सेशन खत्म होता है, वीन एटीट्यूड में एक्सप्लेन करती है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक ने भेजा है ताकि वो सफर में मदद कर सके। पर मास्टर को बिल्ली के साथ खेलते देखना क्लॉड के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उसका दिन बर्बाद हो जाता है और वो गुस्से में लगातार क्रैश आउट करने लगता है। इस अजीब माहौल को देखकर वो छोटी वीन भी डर के मारे फ्रीक आउट हो जाती है। सीन यहाँ से सीधा कॉमेडी सर्कस बन चुका था जहाँ वुल्फ जल रहा था। इस नाटक से दूर दूसरी तरफ अमीलिया मजे से हॉट स्प्रिंग्स का आनंद ले रही होती है। वो अपनी अजीब मेड स्टेलिया के क्रीपी एडवांसेस और इवाल के बेहद सस्पिशियस बिहेवियर से पूरी तरह अनजान थी। स्टेलिया अपने दिमाग में सोचती है कि अमीलिया कभी भी जबरदस्ती इवाल को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकती। ऐसे रिश्तों में वक्त लगता है। ऊपर से स्टेलिया की अजीब पोजेसिवनेस किसी और को करीब आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन शातिर इवाल पर्सनल कॉन्वर्सेशन चुपके से सुन लेती है। माहौल में आग लगाने के लिए इवाल जानबूझकर अमीलिया की बैक वॉश करने का ऑफर देती है। ये शातिराना मूव स्टेलिया को गुस्से में हिस्टेरिक्स तक पहुंचाने के लिए काफी था। अब वापस हीरो की तरफ आते हैं, क्योंकि अब लड़के के पास बेहतरीन कंपेनियंस थे। वो उन्हें बैटल रेडी बनाना चाहता था। क्लॉड एक इंप्रेसिव आर्मर और स्पीयर पसंद करता है। वो ओवरहीटिंग से बचने के लिए कम पीसेस पहनता है। लिलियन को नए प्यारे कपड़े मिलते हैं। दुकानदार खुशी से बताता है कि टोटल प्राइस 25 गोल्ड कॉइन्स है। ये सुनकर लड़के का प्लॉट आर्मर भी फेल होता है। क्लॉड को ये बेहद चीप लगता है। बेचारी लिलियन घबरा ही जाती है। लिलियन अपना क्लोक वापस करने का ट्राई करती है, लेकिन लड़का इस गरीब लड़की को स्पॉइल करना चाहता था, इसलिए रोक देता है। वो चाहता था कि लिलियन प्रैक्टिस के लिए एक बढ़िया स्टाफ भी ले। लड़का अंदर ही अंदर जानता था कि ये महंगी शॉपिंग उसके पैसों में होल बर्न कर रही है। तभी वीन को जेलसी होती है और 15 गोल्ड कॉइन्स का फैंसी कॉलर मांगती है। लड़का पेमेंट करते हुए इंटरनली घुटकर मर जाता है।
सब सेट होने के बाद वीन मैजिकल ट्रेनिंग शुरू करती है। क्लॉड लड़ सकता था, पर इन दोनों लूजर्स को ट्रेनिंग की जरूरत थी। लड़का सापो से पूछता है कि ग्रिमोयर क्या है। सापो बताती है कि ये रेयर स्किल हर तरह की नॉलेज सीखने में बफ देती है। लड़का ओवर कॉन्फिडेंस में सोचता है कि वो मैजिक सीखेगा, पर वीन साफ कहती है कि वो सिर्फ बेसिक यूजलेस स्पेल सीख सकता है। उम्मीद टूटने के बाद लिलियन सबको शांत करती है। वीन लिलियन का मैजिक आउटपुट कंट्रोल करना सिखाती है। इसके लिए लड़के को अकाउंटेबल पर्सन बनाना था। वीन जोर से लड़के को वायलेंटली बाइट करती है। आखिर में वीन बताती है कि लिलियन की पावर 10% पर सेट हो चुकी है। वीन अपना ध्यान पूरी तरह से उस अनाड़ी लड़के पर केंद्रित करती है। इसका कारण ये था कि उस बेचारे को मैजिक पावर सर्कुलेशन का बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट सीखना था। ये एक ऐसी अनोखी एबिलिटी है जो दो लोगों को अपनी मैजिक फ्लो एक दूसरे के अंदर सर्कुलेट करने की अनुमति देती है। इस निराली टेक्निक से दोनों के बीच एक बेहतरीन हार्मनी और मैजिकल कंट्रोल का सॉलिड सेंस क्रिएट होता है। लेकिन हमारा हीरो इस कॉम्प्लेक्स लेसन के साथ पेस बनाए रखने में बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था। उसका दिमाग और सिस्टम बार बार हैंग हो रहा था क्योंकि उसके पास नेचुरल मैजिक कंट्रोल की भारी कमी थी। उसकी इस बुरी हालत को देखकर बिल्ली वीन समझ जाती है कि इसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की सख्त जरूरत है। इसलिए वो विशाल वुल्फमैन क्लॉड को आगे बुलाती है और उसे अपना विशाल मैजिक सीधा उस लड़के के कमजोर शरीर में सर्कुलेट करने का सीधा ऑर्डर देती है। अगले ही पल वो अनजान एडवेंचरर और वो शक्तिशाली वुल्फमैन एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। टच करते ही उनके बीच ओवरपावर्ड मैजिक का तेज फ्लो शुरू हो जाता है। 1 मिनट पहले तक वो लड़का अपने दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में खड़ा था, पर अचानक अगले ही पल उसका आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। वो बिल्कुल ही किसी अनजान और एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये अनोखी जगह बेहद डार्क थी और आसमान में अनगिनत चमकते हुए स्टार्स फैले हुए थे। तभी उसकी नजर वहां एक झील के किनारे बैठी एक बेहद खूबसूरत एल्फ पर पड़ती है। वो एल्फ पीछे मुड़ती है और उसकी तरफ देखकर प्यार से क्लॉड का नाम पुकारती है। ये सुनकर उस हीरो को तुरंत रियलाइज होता है कि वो फिजिकल दुनिया में नहीं बल्कि डायरेक्टली क्लॉड के शरीर के अंदर और उसकी गहरी मेमोरीज में मौजूद है, जबकि उसका अपना अस्तित्व भी वहां बरकरार था। भाई, ये इंसेप्शन वाली सस्ती कॉपी यहाँ क्यों चल रही है? उस अनोखी मेमोरी के अंदर क्लॉड शांति से उस झील के किनारे उस एल्फ के बगल में बैठ जाता है और उसे एनास्टेसिया कहकर पुकारता है। क्लॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनास्टेसिया इस पूरी फैंटेसी दुनिया की सबसे खूबसूरत एल्फ थी जिसे उसने आज तक देखा था। उन दोनों ने एक साथ एक लंबा और प्यारा वक्त बिताया था जहां वो हमेशा एक दूसरे को हर खतरे से प्रोटेक्ट करते थे। क्लॉड के दिल में एनास्टेसिया के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे प्यारी मेमोरीज भरी हुई थी। लेकिन तभी वो मेमोरी अचानक एक खौफनाक वायलेंस में बदल जाती है। एक रात आसमान में चमकता हुआ चांद अचानक भयंकर लाल रंग में बदल जाता है। उस रेड मून के नीचे क्लॉड खुद को बुरी तरह से घायल पाता है और उसके ठीक सामने वही प्यारी एनास्टेसिया खड़ी थी जो पूरी तरह लाल रंग में सनी हुई थी। ये बिल्कुल क्लियर था कि क्लॉड की पिटाई बनाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उस मासूम दिखने वाली एनास्टेसिया का ही सीधा हाथ था। भाई, राइटर ने रोमांस को 1 सेकंड में हॉरर मूवी कैसे बना दिया? ये क्या इलॉजिकल और घटिया ट्विस्ट है। इससे पहले कि मेमोरी और डरानी होती, अचानक लड़के का दिमाग झटके से वापस फील्ड में जग जाता है। वो देखता है कि क्लॉड उसके ऊपर झुका हुआ है और उसकी ऐसी बुरी हालत को देखकर बेहद परेशान लग रहा है। वो वुल्फमैन मास्टर की इस कंडीशन से बुरी तरह घबराया हुआ था और होश में लाने का लगातार प्रयास कर रहा था। होश में आने के शुरुआती पलों में हीरो को अभी भी यही लगता है कि वो असल में क्लॉड ही है, लेकिन धीरे धीरे ओरिजिनल मेमोरीज दिमाग में दोबारा वापस आने लगती हैं। क्लॉड हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफी मांगता है क्योंकि उसने गलती से वीक बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड मैजिक फ्लो कर दिया था। इस गलती की वजह से वो लड़का क्लॉड की गहरी कॉन्शियसनेस के अंदर डीप भटक गया था। इसकी इस लापरवाही को देखकर क्यूट बिल्ली वीन गुस्से में वुल्फमैन को बुरी तरह स्कोल्ड करती है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं सुने थे। हालांकि वीन अंदर ही अंदर शातिर उम्मीद कर रही थी कि हीरो ने क्लॉड की मेमोरीज में जरूर कुछ एम्बैरेसिंग देखा होगा जिसे वो ब्लैकमेल के लिए यूज करेगी, पर उसने सिर्फ एक ब्यूटीफुल मेमोरी देखी थी। काफी देर बाद वीन का वो स्टूपिड लेसन आखिरकार अपने एंड पर पहुंचता है, लेकिन उस हीरो के सर से मुसीबत अभी टली नहीं थी। अब उसे एक नए तरीके का हाउसहोल्ड मैजिक प्रैक्टिस करना था। मैजिक की सजीव फॉर्म में यूजर को स्वीपिंग, डस्टिंग और कमरे की सफाई जैसे छोटे ट्रिवियल चोर्स पूरे करने होते थे। लॉजिक ये था कि अगर यूजर हाउसवर्क करते समय मैजिकल एनर्जी एमिट करेगा तो हवा में मौजूद एलिमेंटल स्पिरिट्स उस एनर्जी को फॉर्म ऑफ पेमेंट की तरह गैदर कर लेंगी। जब वो स्पिरिट्स पेमेंट से सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब वो आकर यूजर को मैजिकल हाउसहोल्ड कंट्रोल करना सिखाएंगी। ये उस हार्डकोर कॉम्बैट ट्रेनिंग जैसा बिल्कुल नहीं था जिसकी हीरो ने ऐशो आराम भरी इमेजिनेशन की थी। उसने सोचा था शान से स्वॉट चलाएगा, पर यहाँ झाड़ू पोछा लगा रहा है। पर सापो कंफर्म करती है कि हाउसवर्क के थ्रू ट्रेनिंग करना ही इस स्पेसिफिक टाइप के मैजिक को अनलॉक करने का इकलौता रास्ता है। यहाँ तो पावर्स का सिस्टम ही पूरी तरह झाड़ू पोछे पे चल रहा है। लंबा समय बीतने के बाद लिलियन और क्लॉड वहां लौट आते हैं। उनकी उम्मीद थी कि वो आकर मास्टर के साथ एक शांति भरा डिनर एंजॉय करेंगे, लेकिन वो क्लमजी रूम में आते ही पानी से भरी एक बाल्टी को बुरी तरह उलट देता है। इस बेवकूफ़ी से जमीन पर एक और मेस क्रिएट हो जाता है जिसे अब हिबिकी को अकेले क्लीन करना था।
अपने थॉटलेस बिहेवियर के लिए क्लॉड को इतना गहरा पछतावा होता है कि वो रोते हुए घुटनों पर गिर जाता है और माफी की भीख मांगने लगता है। लेकिन हमारे दयालु लड़के का मानना था कि ऐसी छोटी हार्मलेस मिस्टेक्स ही क्लॉड को बहुत क्यूट बनाती हैं। मास्टर के मुंह से क्यूट सुनकर क्लॉड अजीब किस्म के इमोशंस फील करता है और एग्जिस्टेंशियल मैडनेस में डिसेंड होने लगता है। भाई, एक डरावना वुल्फ क्यूट सुनकर पिघल रहा है। इनका तो प्लॉट आर्मर से ज्यादा मेलोड्रामा भारी पड़ रहा है। वहां हीरो एलिमेंटल स्पिरिट्स का फेवर विन करने के लिए डेस्परेट होकर टायरलेसली हर सरफेस चमका देता है। उस शानदार सफाई देख टानिया अमेज्ड होकर डिनर में एक एक्स्ट्रा डिश देती है। खाने जाते वक्त क्लॉड वापस बाल्टी गिराकर फेथ खोता है। अगले दिन वीन लिलियन को मैजिक सिखाती है, लेकिन हीरो सॉरी स्टेट में था। उसे स्वॉर्ड चलानी नहीं आती, इसलिए क्लॉड बो थमा देता है। उसमें आर्चरी का जीरो टैलेंट था, पॉस्चर हॉरिबल और एम बेकार था। जख्मी हाथ पर ब्रेक मांगने से क्लॉड इनकार करके हीलिंग स्किल से जख्म ठीक करवाता है और ट्रेनिंग में भेजता है। वहीं जंगल में एमिलिया अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। सामने अबैंडन्ड फोर्ट्रेस आते ही जहां इविल स्पिरिट्स घूमती हैं। ट्रेजर के लालच ने उसका दिमाग हैंग किया और वो तुरंत अमीर बनने उस डरावने रास्ते पर निकल पड़ी। तीनों साथी डरावने किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा अनाड़ी हीरो हिबिकी और साथी एक शांत जगह पर अपनी नई मैजिकल स्किल्स की प्रैक्टिस करके रिलैक्सिंग टाइम एंजॉय कर रहे थे। इस प्रैक्टिस के दौरान हीरो को आज का सबसे मुश्किल टास्क दिया गया था, जो था स्वादिष्ट खाना तैयार करना। मासूम लिलियन खुशी से वहां घूम रही थी। वो उत्सुकता से उम्मीद में वेट कर रही थी कि वो भी कुकिंग में मदद करके योगदान दे सकेगी। दोनों नए एडवेंचरर्स मिलकर एक सच में ओवरपावर्ड और लाजवाब फीस्ट तैयार करने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं। कुछ वक्त मेहनत करने के बाद हीरो और सारे साथी आश्चर्यजनक रूप से लैविश भोजन का आनंद लेने जमीन पर बैठ जाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि हर चीज का स्वाद लाजवाब लग रहा था। यहाँ तक कि नखरे वाली वीन भी आज चुपचाप खाना खा रही थी और कंप्लेन नहीं कर रही थी। ये सच्चा चमत्कार था कि इनका सिस्टम शांति से काम कर रहा था। पर दोस्तों, इस खूबसूरत पल में अचानक एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। असल में क्लॉड ने मील प्रेप का जो हिस्सा अपने हाथों में लिया था, उसमें भयंकर कमी रह गई थी। इस बेवकूफ वुल्फ मैन ने ना सिर्फ मशरूम्स को प्रॉपरली क्लीन करने में फेल होने का सबूत दिया, बल्कि उस भुक्कड़ ने डिजर्ट के सारे इंपॉर्टेंट एप्पल्स अकेले सफा चट कर दिए। अपनी इस बचकानी गलती को छिपाने के लिए वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था। भाई, क्या गजब का नाइट है ये, जो खाने के मामले में ऐसे बिहेव कर रहा है। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए क्लॉड जोश में आकर प्रतिज्ञा लेता है कि वो फ्यूचर में हीरो को मॉन्स्टर्स बुचर करने और उनके हिस्से इकट्ठा करने में पूरी मदद करेगा। इस बोल्ड डिक्लेरेशन के बावजूद हीरो इंप्रेस नहीं होता। उसे पता था कि कुकिंग में इस वुल्फ को हार्डकोर वर्क की जरूरत है। अपनी बेकार कुकिंग एबिलिटीज का पूरा ब्लेम क्लॉड अपने अनजान श्राप पर डालने लगता है। वो उत्सुकता से कहता है कि श्राप लिफ्ट होते ही वो मदद करेगा। हीरो को ध्यान आता है कि उसने कर्स के बारे में नहीं पूछा, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर क्लॉड एक डिफाइंट नो के साथ इनकार कर देता है। ये रूखा जवाब क्लियरली सस्पिशियस लग रहा था। इस अजीब और सस्पिशियस मैटर को वहीं छोड़ते हुए हीरो शांति से गंदे बर्तन और डिशेस क्लीन करना शुरू करता है। इस अनजान दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें थीं जिन्हें प्रॉपरली करना हार्डर लगता था और उसे पुराने घर की कंफर्टेबल लाइफ की बुरी तरह याद आ रही थी। जैसे ही वो अपने थका देने वाले टास्क्स के साथ आगे बढ़ता है, अचानक अनोखी गाइड सपो उसे एक अर्जेंट मैटर के बारे में इन्फॉर्म करती है। सपो हीरो को तुरंत अपना मैजिकल वर्ल्ड मैप चेक करने को कहती है, क्योंकि एक खतरनाक वाइल्ड बोर तेजी से उनके एरिया की तरफ अप्रोच कर रहा था। क्लॉड अपनी शक्तिशाली सेंसेस का बेहतरीन यूज करके उस बीस्ट के अराइवल को क्विकली कंफर्म कर लेता है और इस अनजान इंट्रूजन को कन्फ्रंट करने तैयार हो जाता है। तीनों साथी देखते हैं कि वो विशाल बोर सीधा क्लॉड की तरफ चार्ज कर रहा होता है, पर इससे पहले कि वो जानवर डैमेज कर पाता, क्लॉड तेज स्पीयर से एक बेहद प्रिसिजन और ओवरपावर्ड स्ट्राइक करता है। वो वाइल्ड बीस्ट 1 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है और सिंगल तगड़े अटैक के सामने सकम करके अपना टिकट कटवा बैठता है। क्लॉड की शक्तिशाली स्ट्रेंथ से इंप्रेस होकर हीरो और लिलियन उस डेड बोर के पास आते हैं, लेकिन क्लॉड दिमाग लगाता है और बिलीव करता है कि उस बीस्ट से निकलने वाली लिक्विड की तेज सेंट आसपास के दूसरे खतरनाक मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए यह बेहतर होगा कि मासूम लिलियन पहली बार अपनी असली मैजिक यूज करे और उस बोर की डेड बॉडी पर लगे लाल निशान को पूरी तरह क्लीन कर दे। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी काम आने की इस अनोखी अपॉर्चुनिटी से एक्साइटेड होकर लिलियन अपनी मैजिकल स्टाफ उठाती है। वो वाटर मैजिक का शानदार यूज करके एक स्पेशल स्पेल कास्ट करती है, जिसे ओडर आइसोलेशन के नाम से जाना जाता था। उसकी स्टाफ से शुद्ध पानी का एक तेज स्प्राउट निकलता है और वो सारे मेस को कुछ ही पलों में क्लीन कर देता है। वहां सिर्फ एक स्पॉटलेस और साफ सुथरा डेड बोर बचा था। ये नजारा देखकर लगा कि एक परफेक्ट दिन का शांति भरा एंड हो गया है। पर दोस्तों, ट्विस्ट बाकी था। क्लॉड दिमाग लगाता है कि ये सबसे परफेक्ट वक्त है जब हीरो को आखिरकार सीखना चाहिए कि जानवर को प्रॉपरली बुचर कैसे किया जाता है।
इस आगे आने वाली भयंकर गंदगी और गट्स को फेस करने के लिए बेचारा हीरो रेडी नहीं था। वो दिल ही दिल में बुरी तरह रिग्रेट करने लगता है कि उसने क्लॉड के सामने इस टॉपिक को आखिर उठाया ही क्यों। वहीं दूर क्रीप किले पर एमिलिया और अजीब कंपेनियंस आखिरकार अराइव हो जाते हैं। वो जगह पूरी तरह डार्क, डरावनी और डेसोलेट लग रही थी। कीमती ट्रेजर को ढूंढने के चांसेस उस अनजान जगह पर ना के बराबर थे। इवेल तुरंत मिस्टीरियस मिरर का यूज करके आसपास छिपे इविल स्पिरिट्स की प्रेजेंस को प्रॉपरली कंफर्म करती है, लेकिन अचानक उसकी पूरी अटेंशन एमिलिया की तरफ ड्रॉ हो जाती है, जो एक्सट्रीम जॉय से जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें निकाल रही थी। एमिलिया को लग रहा था कि उसने बेहद इंप्रेसिव ट्रेजर ट्रोव ढूंढ लिया है। उसका दिमाग हैंग हो चुका था क्योंकि उसे एक फेक रूम दिख रहा था जो गोल्ड कॉइन्स और जूल्स से पूरी तरह कवर्ड था। दूसरी तरफ घटिया मेड स्टेलिया ने अपने अलग टाइप का ट्रेजर ढूंढ लिया था। वो बेशरम मेड एमिलिया के फिजिकल एसेट्स को पूरे दिल से एंजॉय करते हुए अपनी लिमिट क्रॉस कर रही थी। इवेल इन दोनों बेवकूफ फूल्स को इन घटिया फैंटेसीज को एक्ट आउट करते हुए देखती है और समझ जाती है कि इनका प्लॉट आर्मर यहाँ बिल्कुल फेल हो चुका है। इवेल तुरंत अपनी असली पावर्स का यूज करके उन इविल स्पिरिट्स को डिस्पेल कर देती है जो इन गलिबल औरतों को बुरी तरह ट्रिक कर रही थी। इधर जंगल में हीरो ने जानवर बुचर करना सीख लिया, पर सब फिल्थ से कवर्ड थे। गंदगी देख हीरो न्यूली एक्वायर्ड बबल वॉश पावर्स यूज करता है। बेचारा क्लॉड इस जादू का पहला टेस्ट सब्जेक्ट बनता है। शुरू में वॉश डिजास्टर लगा, पर बबल्स वाइप करते ही सिल्की स्मूथ फर सामने आया। अब तक हीरो ने मजा लिया था, पर पैसों का क्वेश्चन दिमाग से गायब था। महंगा गियर खरीदने के बाद हीरो बताता है कि वो ब्रोक हो रहे हैं। पॉवर्टी से बचने का रास्ता गिल्ड से पैसा अर्न करना था। उन्हें ड्रेडेड एफ रैंक क्वेस्ट्स लेने थे। हीरो गिल्ड में पार्टी रजिस्टर करवा लेता है। क्लॉड क्विकली पैसा अर्न करने हर क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। इतने हार्डकोर काम से हीरो डिप्रेस्ड था। तभी गिल्ड बोर्ड पर उसकी नजर स्पेशल वांटेड पोस्टर पर पड़ती है। ये पोस्टर एक खतरनाक बैंडिट का था जिसने रिसेंटली रिच लोगों से स्टील किया था। हमारा अनाड़ी हीरो हिबिकी उस बेकार बैंडिट वाले केस पर ठीक से काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उस मैटर को पूरी तरह भूलने का फैसला करता है। अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए वो सीधा घने फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो आखिरकार अपना पहला क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। जंगल के अंदर चलते हुए हिबिकी की नजर एक बिल्कुल अनसस्पेक्टिंग और मासूम से दिखने वाले क्रिस्टल रैबिट पर पड़ती है। अपने हाथ में बो पकड़े हुए वो हीरो इस छोटे मॉन्स्टर पर फाइनल स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो किसी सस्ती कॉमेडी से कम नहीं था। एक शांत और रुके हुए खरगोश पर निशाना लगाने में इस हीरो को इतना लंबा और एम्बेरेसिंग टाइम लग जाता है कि किसी का भी सिस्टम हैंग हो जाए। काफी नौटंकी के बाद तीर छूटता है और निशाना लगता है। पीछे खड़ा क्लॉड क्लियरली समझ जाता है कि जब फिजिकल वर्क की बात आती है तो हिबिकी अभी भी बेहद कमजोर है। फिर भी उसने सोचा कि एक रुकी के लिए ये ठीक शॉट था। इस दौरान लिलियन भी अलग टाइप के हर्ब्स गैदर करके क्वेस्ट्स पूरे कर रही थी। उसे एक स्पेशल फ्रूट मिलता है जो भटकने पर बेहतरीन मार्कर बन सकता था। लिलियन उसके शार्प कलर्स दिखाती है जिसे देख क्लॉड और हिबिकी ऑ में घूरते हैं। एक थका देने वाले दिन के बाद क्वेस्ट्स आखिरकार अपने एंड पर आते हैं। इस दुनिया में हिबिकी को अर्थ वाले घर के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिला था। वो वंडा करता है कि दोस्तों की समर वेकेशन शुरू हुई होगी और वो क्या प्लान कर रहे होंगे। अर्थ की लाइफ के लिए नॉस्टैल्जिक फील करते हुए हिबिकी रियलाइज करता है कि उसे वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। दिन रात में बदल जाता है। दूसरी तरफ एमिलिया और उसकी पार्टी अपनी जर्नी पूरी करने के करीब थे। एमिलिया सेंस करती है कि इवेल डाउन फील कर रही है, इसलिए स्पिरिट लिफ्ट करने के लिए वो उसे ज्वेलरी का एक पीस गिफ्ट करती है। वैसे तो इवेल एमिलिया की एंटिक्स से अनॉयड रहती थी, पर वो खुशी से इस छोटे टोकन को एक्सेप्ट कर लेती है। वापस सिटी में हिबिकी और पार्टी ने क्वेस्ट्स पूरे करके और हर्ब्स बेचकर अच्छा पैसा अर्न कर लिया था। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट हर्ब की अमाउंट देखकर इतनी शॉक्ड और सस्पिशियस हो गई कि उसने पूछ लिया कि क्या उसने इन्हें एक्चुअली खरीदा है। अब हिबिकी सिटी में पीसफुल दिन चाहता था, पर वो गिल्ड मास्टर बाल्स डिलियार्ड से टकराता है, जो रॉयल कैपिटल से वापस आया था। बाल्स सरप्राइज था कि हिबिकी ने एक भी मसल गेन नहीं की। इस वीक लड़के को मर्द बनाने के लिए डिटर्मिन्ड होकर बाल्स उसे साथ ट्रेन करने को कहता है, पर क्लॉड बुरी तरह जेलस हो जाता है और बाल्स को बैक ऑफ करने को कहता है। प्राउड गिल्ड मास्टर इनकार करता है क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ वही हिबिकी की हेल्प कर सकता है। क्लॉड का मानना था कि मसल्स टाइम और प्रैक्टिस से बनती हैं। बाल्स उसके पैथेटिक अप्रोच का मजाक उड़ाता है और चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अपना कोट उतारकर बाल्स रिप्ड मसल्स एक्सपोज करता है और क्लॉड से भयंकर फाइट शुरू करता है। वुल्फमैन स्पीयर से स्ट्राइक करता है, पर क्लियरली आउट क्लास था। बाल्स एक एब्सोल्यूट बीस्ट था, बॉडी स्टील जैसी थी और स्वॉर्ड के साथ टैलेंटेड था। हिबिकी इतना शॉक्ड होता है कि इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर बन जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि दो ओल्ड मैन उस पर लड़ रहे थे। डर से लोग भागने लगते हैं। हिबिकी सांपों से गिल्ड मास्टर को अप्रेस करने को कहता है,
पता चलता है कि बाल्स सबसे एक लीग अबव है, पूरा ओवरपावर्ड। बाल्स क्लर्क को बैक ऑफ करने को बोलता है, पर दोनों विशियसली फाइट करने के लिए गियर अप कर रहे थे। तभी ज्यूल अराइव होती है और आइस पावर्स का यूज करके वुल्फमैन और गिल्ड मास्टर दोनों को बर्फ से ब्लास्ट करके दूर फेंक देती है। अचानक एक फैट रिच लेडी चीखते हुए सीट्स के बीच से भागती है क्योंकि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था। हिबिकी और बाकी सब देख रहे थे। तभी हिबिकी नोटिस करता है कि उसका अपना मनी बैग मिसिंग है। गिल्ड ने अभी उसकी मेहनत का पैसा पे किया था और अब सब गायब। हिबिकी का प्लॉट आर्मर फेल था और वो बुरी तरह फ्रीक आउट करता है। ज्यूल बिलीव करती है कि ये बैंडिट का वर्क है। क्रिमिनल अपनी टेल को स्नेक बनाकर लोगों को टिकल करता था और सिर्फ रिच को अटैक करता था। पैसे वापस पाने के लिए डिटर्मिन्ड होकर हिबिकी मासूम क्लूलेस गर्ल का ड्रेसअप करता है और लिलियन के साथ कैफे जाता है। उसका डिस्गाइज थोड़ा ज्यादा परफेक्ट था और वो डिप्रेस्ड फील करता है क्योंकि वो एक लड़की से भी बेहतर दिख रहा था। भाई क्या इलॉजिकल क्रिंज ब्यूटी है। प्लान ये था कि मनी पाउच टेबल पर छोड़ेंगे ताकि बैंडिट उसे ग्रैब करे। फिर नियर बाय बैठा क्लॉड एक्शन में जंप करके क्रिमिनल को चेस करेगा। ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद फूड अराइव होता है और वेट्रेस पैनकेक्स टेबल पर रखती है। पर तभी हिबिकी को पता चलता है कि वो ट्रिक हो गए हैं। वेट्रेस ही बैंडिट थी और पैसा लेकर भाग रही थी। किस्मत से मनी पाउच जिजिट था ताकि पीछे कलर ट्रेल छूट जाए। हिबिकी और साथी जल्दी बैंडिट को ट्रैक डाउन करके एक डार्क और वियर्ड एली में घुसते हैं। एली के एंड पर अजीब स्टेयर्स थीं जो अंडरग्राउंड टैवर्न ले जाती हैं। वहां शेडी लोग वियर्ड चीजें कर रहे थे। हिबिकी साथी के साथ एंटर करता है पर डिस्गाइज की वजह से वियर्ड मैन उस पे हिट ऑन करते हैं। एक शर्टलेस जैक्ड गाय हैंडकरचिफ यूज करके फ्लर्ट करने का ट्राई करता है। उस पागल वियर्डो को पूरी तरह से इग्नोर करके तेजी से आगे बढ़ते हुए हिबिकी एक अजीब और दूसरे शर्टलेस डूड से बुरी तरह टकराता है जो बड़ी ही वायलेंटली एक छोटे से मस्कीटो की बेदर्दी से पेटी बना रहा था। इन सब अजीब लोगों में से कोई भी उस फ्लफी टेल वाले क्रिमिनल बैंडिट जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। पर ठीक तभी हिबिकी की तेज आंखों की नजर एक डार्क हुड पहने हुए एक बेहद स्ट्रेंज पर्सन पर अचानक पड़ती है। ये मिस्टीरियस हुडेड फिगर उस विशाल भीड़ में कंप्लीटली एक सोर थंब की तरह स्टिक आउट कर रहा था और क्लियरली सस्पिशियस लग रहा था। बिना कोई वक्त बर्बाद किए हिबिकी और उसके बाकी बचे हुए साथी उस स्ट्रेंजर को चुपचाप ठीक से फॉलो करने का सख्त डिसाइड करते हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं उन्हें तुरंत पता चलता है कि उस हुड के ठीक नीचे एक बेहद स्ट्रेंज गर्ल थी जिसकी एक जायंट और विशाल फ्लफी टेल थी। ये वही शातिर चोर थी जिसने उनका दिमाग खराब किया था। हिबिकी पूरे गुस्से में आकर उस स्ट्रेंजर को भयंकर धमकी देता है और जोर से कहता है कि उसने जो भी पैसा बिना सोचे चोरी किया है वो चुपचाप वापस दे दे, वरना आज उसका टिकट कटने में एक पल नहीं लगेगा। उसे अपना पैसा वापस चाहिए था। वो लड़की हीरो की धमकियों से नहीं डरती, इसलिए हिबिकी अपना ओवरपावर्ड अप्रेजर पावर यूज करने की धमकी देता है। इस फियर टैक्टिक के बावजूद फोना पर कोई असर नहीं होता। वो इन पॉइंटलेस धमकियों पर रिएक्ट नहीं करती। लेकिन ठीक तभी हिबिकी दिमाग लगाकर रिवील करता है कि उन्हें उसकी असली पहचान की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। ये राज खुलते ही फोना बुरी तरह मजबूर हो जाती है और उसे अपना डार्क हुड हटाना पड़ता है। हुड हटाते ही वो खुद को एक बेहद खूबसूरत बीस्ट गर्ल के रूप में पूरी तरह एक्सपोज कर देती है, जिसकी एक विशाल टेल थी। भाई कैसा प्लॉट आर्मर है जहां क्रिमिनल इतनी हॉट निकल आती है। फोना की इस हॉटनेस को देखकर दोनों का सिस्टम हैंग हो जाता है। फिर भी हीरो गुस्से में चुराया हुआ पैसा तुरंत वापस मांगता है। लेकिन फोना असली मास्टरमाइंड थी और उसने ये भयंकर ट्रैप पहले से ही बिछा कर रखा था। वही वो मास्टरमाइंड थी जिसने हिबिकी को इस अनजान अंडरग्राउंड टैवर्न में चालाकी से ल्योर किया था। और अब एक बार फिर से फोना ने उस तंग एलीवे में ट्रैप सेट किया था। वो एक चीप ट्रिक का यूज करती है जिससे भारी वुडन प्लैंक्स सीधा हिबिकी के सर के ऊपर गिरने लगते हैं। किस्मत से वहां क्लॉड मौजूद था जो तुरंत पूरी ताकत के साथ आगे जंप करता है। वो फुर्ती से खुद को और मासूम लिलियन को सेफ रखता है और हीरो को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है ताकि वो फोना का ठीक से चेस कर सके। अपना पैसा और उस बैंडिट को जाने देने के लिए अनविलिंग हिबिकी तेजी से उसके पीछे भागता है, लेकिन बेचारा हीरो उसकी एक नई चाल में बुरी तरह से फंस जाता है। फोना पीछे मुड़कर देखती है कि हिबिकी उसके मजबूत वायर ट्रैप में बुरी तरह टैंगल्ड हो चुका है। वो उल्टा लटका हुआ था और छोड़ देने की भीख मांग रहा था। भाई यहाँ तो हीरो की पेटी बनने वाली थी। उल्टा लटका हुआ हिबिकी मदद के लिए जोर से चिल्लाता है, जबकि फोना मजे से उसका मजाक उड़ाती है। पर तभी उस बीस्ट गर्ल का ध्यान एक अनोखी चीज पर जाता है। वो अचानक नोटिस करती है कि हिबिकी असल में लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। उल्टा लटकने की वजह से हिबिकी का नकली विग जमीन पर ड्रॉप हो जाता है और उसकी पैंट्स एक्सपोज हो जाती हैं, जिससे उसकी असली पहचान खुल जाती है। फोना को इस बेबस स्टेट में हीरो एक्चुअली बहुत क्यूट लगने लगता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए एक छोटी सी कंडीशन पर चुराया हुआ पैसा वापस देने का ऑफर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखती है।
फोना की डिमांड थी कि हिबिकी अपनी ओवरपावर्ड अप्रेजल स्किल यूज करके उसके कुछ आइटम्स की जांच करे। इस आसान शर्त को तुरंत एक्सेप्ट करके हिबिकी और फोना वापस उस अंडरग्राउंड टैवर्न में चले जाते हैं, जहां वो अपना लंबा अप्रेजल प्रोसेस बिना वक्त बर्बाद किए ठीक से शुरू करते हैं। सबसे पहले फोना हिबिकी को एक स्पेशल रिंग अप्रेज करने को देती है, जो चेक करने पर एक वैल्यूएबल और महंगा ऑर्नामेंट निकलकर सामने आता है। फिर फोना उत्सुकता से हिबिकी को एक चमकते हुए पर्ल नेकलेस पर नजर डालने को कहती है, पर अच्छे से जांचने पर पता चलता है कि वो बिल्कुल फेक और बेकार स्टोन्स थे। उन नकली मोतियों की जीरो वैल्यू देखकर फोना गुस्से में उन्हें कचरे की तरह दूर फेंक देती है। इसके बाद हिबिकी के सामने एक शानदार डैगर पेश किया जाता है। उसे प्रॉपरली अप्रेस करने के बाद हीरो पता लगाता है कि वो शार्प डैगर किसी का टिकट काटने के बजाय मेनली सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाता था। हीरो की इन अजीब मैजिकल एबिलिटीज से इंप्रेस होकर फोना आखिरकार एक बेहद स्पेशल आइटम बाहर निकालती है, जो कि एक पुराना और अजीब वुडन ब्रेसलेट था। हिबिकी मैजिक से क्लियर सेंस कर सकता था कि ये आइटम पर्टिकुलरली वैल्यूएबल खजाना बिल्कुल नहीं है, पर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल जरूर छिपी हुई थी। हिबिकी की बफ्ड अप्रेजल स्किल तुरंत रिवील करती है कि उस लकड़ी के ब्रेसलेट पर अनोखा डिजाइन डीपली कार्व्ड है, जो बीस्टमैन के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। साथ ही इसमें किसी डायना नाम की अनजान लड़की की तरफ से एक सीक्रेट मैसेज भी मौजूद था। डायना का नाम सुनते ही फोना बुरी तरह से अनईजी और परेशान हो जाती है। वो घबराहट के साथ तुरंत उस हिडन मैसेज के सीक्रेट वर्ड्स जानने की सख्त डिमांड करती है। फिर हिबिकी शांति से उसे इन्फॉर्म करता है कि वो मैसेज एक बहुत ही सिंपल और प्यारा सा थैंक यू है। ये सुनते ही फोना गहरे शेड में अपनी उस वुडन कुर्सी पर बुरी तरह लिम्प होकर बिल्कुल शांति से बैठ जाती है। वो नम आंखों से हिबिकी को रोते हुए बताती है कि ये पुराना वुडन ब्रेसलेट असल में उसकी प्यारी लिटिल सिस्टर ने उसे बेहद प्यार से दिया था। फोना इस पूरी दुनिया में कभी ऐसे किसी शख्स को ढूंढ नहीं पाई थी जो उसके लिए इस मैसेज को डिसाइफर कर सके, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन अब इस अप्रेजर लड़के की वजह से वो आखिरकार अपनी प्यारी छोटी बहन के छोड़े गए उन आखिरी सुनहरे शब्दों को ठीक से जान सकी थी। ये एक इमोशनल मोमेंट था, पर तभी हिबिकी मासूमियत से फोना से पूछता है कि क्या उसकी लिटिल सिस्टर को पता है कि वो एक रॉटन बैंडिट बन चुकी है। पर फोना दुख भरी आवाज में रोते हुए रिवील करती है कि उसकी प्यारी बहन को बहुत पहले ही पैक कर दिया गया था। पता चलता है कि होम टाउन में एक बेहद इंटेंस घटना हुई थी और फोना ने अपना सब कुछ खो दिया था। अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस से सीखकर फोना हिबिकी को सीरियसली एडवाइस करती है कि अगर उसके पास वापस जाने के लिए कोई घर है तो उसे वापस लौटना चाहिए। फोना अचानक एक अनएक्सपेक्टेड किस और पैसा देकर हमेशा के लिए चली जाती है। दिन ढलते ही हिबिकी टैवर्न लौट आता है, जहां टानिया उसके चेहरे से लिपस्टिक मार्क्स हटाती है। वहां बाल्स था, जिसके पास एक अर्जेंट मैसेज था। गिल्ड मास्टर बताता है कि किंगडम से एक नई एनर्जेटिक पार्टी आई है जिन्हें कॉप्स किलर कहते हैं। किंग ने खुद उन्हें अनडेड मॉन्स्टर्स का टिकट काटने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर हिबिकी का सिस्टम हैंग हो जाता है। बाल्स बताता है कि वो पार्टी यहाँ आ सकती है। बाद में हिबिकी और क्लॉड डिस्कस करते हैं कि हीरो किसी ग्रैंड सेज से मिलकर अपने असली वर्ल्ड वापस लौटने का रास्ता पूछना चाहता है। ये सुनकर साथी उदास हो जाते हैं, पर क्लॉड हिफाजत का वादा करता है। वहीं इमिलिया और इवाल जोनी एंड पर अराइव होती हैं। इमिलिया रिवील करती है कि एक मिस्टीरियस आवाज ने उसे ईस्ट डायरेक्शन में जाने को कहा था, जहां प्रेशियस आइटम ड्रॉप हुआ था। इवाल समझ जाती है कि टारगेट कहीं और है। वो रूखा सा थैंक्स बोलकर कोल्डली चली जाती है। स्टंड इमिलिया चुपचाप उसे अकेले जाते हुए घूरती रह जाती है। और यहाँ पर हमारी आज की कमाल वीडियो खत्म होती है।